Recording in progress. जनता ये तो नहीं सोच रही कि अपन अभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। नहीं सर, क्वांटम मैकेनिक्स वो तो बोर्ड क्लास में रहेगा शाम को 7:30 बोला। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की चर्चा कर रहे थे और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन वगैरह लिखने के रूल्स हमने देखे, ऑर्डर ऑर्डर वगैरह। उसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी कैटायन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन लिखना है, पॉजिटिव आयन कैटायन, तो आप पहले उसमें इलेक्ट्रॉन कम कर लें, फिर उसके हिसाब से कन्फॉर्मेशन लिखें, तो उसमें गलती हो सकती है। पहले आप पूरे एटॉमिक नंबर के हिसाब से कन्फॉर्मेशन लिखें, फिर बाद में उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें बाहर से अंदर की तरफ, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। तो कुछ एग्जांपल्स अपन और देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे Fe डबल पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना, तो Fe का एटॉमिक नंबर वैसे तो 26 होता है, लेकिन यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 24 रह गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो सकती है। मैं पूरा पहले 26 के हिसाब से कन्फिगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 पूरा 26 हो। अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो कहां से निकालूंगा? 3D में से नहीं सर, यही तो बाद में लिखा है आपने, यही तो लास्ट में लिखा है, वो एनर्जी के ऑर्डर में लिखा। पोजीशन वाइज 3 थोड़ी बाद में, गिनती सीखी होगी नर्सरी में, 4 बाद में। तो हम जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले इसमें से निकालेंगे, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयरन पर एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। हमें कितना लाना है? 2, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन निकालें। तो ये कन्फिगरेशन आयरन का ऐसा है। चाहो तो आप 4s को लिखो ही मत, इसको ऐसा लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। जब खाली है तो क्या को लिखते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। एक और काम, कितने इलेक्ट्रॉन आपको कितने लिख रहे हैं? 18। तो ये आर्गन है, आर्गन के आगे 3d6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम 3 तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, आप ऑर्बिटल लेवल पे भी लिखना आना चाहिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5, एफ में 7, ऑड नंबर में चलते हैं। अब ये 5 ऑर्बिटल है डी में, मुझे इनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। तो ये कैसे करूंगा? 1 2 3 4 5, एक एक करके ऐसा 5 इलेक्ट्रॉन भर लिए मेरे पास, 6 यानी एक और बचे। उस 6वें इलेक्ट्रॉन की मैं पेयरिंग कराऊंगा, वो तो मजबूरी है ना, अब पेयर कराना पड़ेगा। आगे नहीं ले जा सकते, आगे 4s में भर नहीं, वो नहीं कर सकते, इसे भरना पड़ेगा। तो मैं उसकी पेयरिंग कहां कराऊं? इस फर्स्ट बॉक्स में कराऊं, कि सेकंड में, कि थर्ड में, कि फोर्थ में, कि फिफ्थ में? किसी में भी। ये मैंने आपको सिखाया। सुंदर देखिए, इसलिए पहले में करा देते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं, आप कहीं पर भी करा सकते हो। मैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहां करा दूंगा तो भी गलत नहीं है, क्योंकि सबकी एनर्जी, पांचों की एनर्जी कैसे सेम है, तो किसी में भी उस इलेक्ट्रॉन को रख सकता, नो प्रॉब्लम। अब आप मुझे बताइए, यहां जो आपको डायग्राम दिख रहा है सर, इससे पहले वालों के ऑर्बिटल्स के भी तो ऐसे डायग्राम आप बना सकते थे, मतलब ऑर्बिटल लिख सकते हैं, पर ये सब पूरे भरे हुए,
पूरे भरे हुए में सब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पेयर, जोड़ी। मैं क्या बताना चाह रहा था कि इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इनमें सब पेयर्ड है, कुछ अनपेयर्ड भी। अनपेयर्ड है कितने? 1 2 3 4, यानी इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी, कई जगहों पे इस्तेमाल होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम गिन लें तो उससे हम कई प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, कोई कंपाउंड के नाम दिए होते हैं 4-5, पूछते हैं इनमें से कौन सा कलर्ड है, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट लिखेंगे, उसमें देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होता है, नहीं है तो नहीं होता है जनरली। ऐसे पैरामैग्नेटिक करेक्टर अपन ने सॉलिड स्टेट में पैरामैग्नेटिक पढ़ा था, तो कौन पैरामैग्नेटिक है कौन नहीं है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। एक भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 2 तो और अच्छी बात, 3 है तो और अच्छी बात है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कई जगहों पे काम आएगी, कई क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो अब अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं, उसको अपन म्यू से दिखाते हैं, तो उसका फार्मूला होता है √n × n+2 BM। BM इसकी यूनिट है, बोर मैग्नेटॉन, पूरा नाम होता है बोर, कोई साइंटिस्ट बोर और मैग्नेटॉन, ये फार्मूला है। n की जगह आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, यानी 4, तो n की जगह 4 लिखोगे, यहां भी n की जगह 4 लिखोगे। 4 + 2 6, और 6 × 4 24, तो ये आपका यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा √24। अब मुझे याद आ रहा है 25 का रूट 5 होगा, तो 24 का रूट 5 से हल्का सा कम होगा, तो ये लगभग 4.8 4.9 के आसपास आए बोर मैग्नेट। तो उसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, क्या फार्मूला ना यूज करें, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकले हैं 4 निकले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका आगे 0.8 लगा, अपने आप लगभग उतना ही आता है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके 0.8 लगाने, तो बोर मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.8, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3.8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2.8, ऐसा आपका चला जाता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1.8 लगभग अप्रॉक्सीमेट, ऊपर नीचे तो होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते। ये मैंने Fe डबल पॉइंट के बारे में बताया। अब ये रट जाना चाहिए, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो अब ये याद हो जाना चाहिए आपको कि Fe डबल पॉजिटिव के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो अब कहीं पर भी आपको पेपर में किसी भी क्वेश्चन में Fe डबल पॉजिटिव दिखे तो पहले ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपकी स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को करने। अच्छा, Fe ट्रिपल पॉजिटिव चेक ये लिख लिया ना, इसमें से कुछ लिखना हो तो लिख लो भैया ना। अब सेकंड एग्जांपल देखें, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, अब 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो पहले तो मैं आयरन की कन्फॉर्मेशन लिखूंगा ये वाला, अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, अगेन पहले किसमें से निकालूंगा? 4s में से 2, ये तो खाली हो गया, अब तीसरा भी इसी में से निकालूं 4s में से, है नहीं तो निकालो क्या? तो 4s के पीछे आओगे तो 3d मिलेगा। देखो बेटा, 4th ऑर्बिट के पीछे आए तो 3rd ऑर्बिट में, अब 3rd ऑर्बिट में s भी है, p भी और d भी है, तो इनमें से s अंदर होता है, p थोड़ा बाहर, d और बाहर, हमें बाहर से अंदर जाना है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पहले निकले, तो हम तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d में से निकालें, उसका कंफर्मेशन हो जाएगा 4s0 3d5 आयरन ट्रिपल पॉजिटिव। 3d5 के हिसाब से आप इसका ऑर्बिटल कंफर्मेशन लिखोगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, आप 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 5.8 है, √35 होता है बोर मैग्नेट, ऐसा है। तो अब 2 चीजें याद हो गई, आयरन डबल पॉइंट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं
और आयरन ट्रिपल पॉजिटिव में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है, ठीक है। अब कुछ और आगे देखते हैं कन्फिगरेशन। Mn मैग्नीज, Mn डबल पॉजिटिव, कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, तो इसका एटॉमिक नंबर 25 है। अब डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन अगेन कहां से निकालूंगा मैं? 4s में, 4s0 3d5। अब d5 देखते हैं आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए। इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.8 के आसपास आए। तो अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। तीसरा एग्जांपल हो गया। अब कुछ एलिमेंट नालायक, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के रूल्स पढ़ाया है, कुछ एलिमेंट उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, बेसिकली ऑपर रूल, बाकी तो फॉलो, ऑपर रूल को फॉलो नहीं। उनमें सबसे पहले हमारा है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये 3 एलिमेंट गड़बड़ करते हैं सबसे। पीरियोडिक टेबल के 11वें ग्रुप के एलिमेंट हैं ये तीनों, या पुराने जमाने में इसको मैंडली के टाइम पे 1b ग्रुप कहते हैं। ये 1b ग्रुप के एलिमेंट है 11वें ग्रुप। ये भी पीरियोडिक टेबल भी क्लियर होना चाहिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, सिल्वर का 47 होता है, गोल्ड का 79 होता है। 29 में 18 जोड़ा 47 आ गया, 47 में 32 जोड़ा 79। पीरियोडिक टेबल में ये सिखा देंगे। कॉपर का कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए। मैंने चार्ज नहीं लगाया इस पर, सिंपल कॉपर ही ये होना चाहिए। चार्ज होता है तो वो अपन किस में से निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं, सब सोचते हैं, अभी तो मैं कॉपर की बता रहा हूं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में चला जाता है, 4s1 3d10 होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होते हैं। किसी भी एटम में फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं? हाईली स्टेबल। अब d में आपको याद आ रहा है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ कितने अभी 9। अगर यहां से इधर आ जाए तो 10 हो जाएंगे, तो फुलफिल्ड हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हम तो चाहते हैं स्टेबिलिटी बढ़े, इसलिए खेल हो रहा है सारा। आप कहें सर इससे फिर इसकी स्टेबिलिटी तो कम हो रही है, लेकिन ये भी हाफ फिल्ड तो अभी भी है ना, एस में 2 जाते हैं, 2 का आधा 1, अभी भी है स्टेबल। दूसरे 3d की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी वालों को स्टेबल करना ज्यादा जरूरी है। घर में जो ज्यादा बदमाश बच्चा होता है उस पर ध्यान नजर रखनी बहुत जरूरी है, कभी भी कुछ हरकत कर सकता है। ज्यादा बदमाश मतलब ज्यादा एनर्जी वालों को कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर चला। ऐसे ही सिल्वर में होगा। अच्छा, इसका शॉर्ट में कंफिगरेशन क्या आएगा? इधर आर्गन तक आ रहा है, आर्गन 4s1 3d10, नीचे ट्रिक। अब सिल्वर का बहुत लंबा हो जाएगा, कंफ्यूजन लिखने में दिक्कत जाएगी, कुछ लिखा। आर्गन का अगला एलिमेंट सोचो पीरियोडिक टेबल में, आर्गन के नीचे की नोबल गैस क्रिप्टन। तो Ar की जगह कर दो Kr, 4s की जगह कर दो 5s, 3d की जगह कर दो 4d, एक एक स्टेप बढ़ा। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36 +1 एक इलेक्ट्रॉन, ये 37 +10 47 आगे एटॉमिक नंबर। और आगे नीचे वाले लेना, तो क्रिप्टन के नीचे की नोबल गैस सोचो, आर्गन क्रिप्टन ज़ीनन, तो यहाँ Xe। अब यहां भी क्या करेंगे? 5s नहीं करेंगे, 6s 5d, एक एक ऑर्बिट बढ़ते जाए।
ग्रुप में नीचे जाने पर ऑर्बिट बढ़ती है, ठीक है। तो तीनों में कंफ्यूजन होगा, तीनों ही ऑपर रूल के एक्सेप्शंस हैं ऑपर रूल। ऐसे ये और दो एलिमेंट 7th और 8th नंबर पे क्रोमियम और मोलिब्डेनम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, मोलिब्डेनम का कैसे निकालूं? क्रोमियम के नीचे होता है, वही 18 जोड़ दो, जैसे यहाँ 18 जोड़ा था, कितना आएगा 42। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ऐसा होना चाहिए। पर अगेन यहाँ डी में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए तो डी भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उसको अपन ऐसा लिखते हैं 4s1 3d5, ऐसा होता है। अगर नोबल गैस के स्टाइल में लिखें तो Ar आर्गन 4s1 3d5। तो मोलिब्डेनम का क्या होगा? वेरी सिंपल, अगली नोबल गैस चिपका दो, Kr 5s1 4d5। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इसी के नीचे जैसे मैंने देखा कॉपर सिल्वर गोल्ड एक के नीचे एक होते हैं पीरियोडिक, तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन मैचिंग चलता है, तो यहाँ पर भी एक के नीचे एक वाला को मैचिंग चलना चाहिए। तो क्रोमियम उसके नीचे, मोलिब्डेनम उसके नीचे होता है टंगस्टन डब्ल्यू, और मैंने टंगस्टन नहीं लिखा, टंगस्टन इस एक्सेप्शन को नहीं लिखा। अच्छा, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में? ये तो 11वें ग्रुप में बताया मैंने, कॉपर सिल्वर ग्रुप। पीरियोडिक टेबल दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। 5वां, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप तो एस ब्लॉक। अब आ जाओ, तीसरा ग्रुप होता है हमारा स्कैंडियम, चौथा टाइटेनियम, 5वां वेनेडियम, 6वां क्रोमियम। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल के 6th ग्रुप के एलिमेंट। पुराने स्टाइल में बोलें तो तीसरा ग्रुप होता है, पुराने स्टाइल में उसको 3b बोलते हैं, चौथे को 4b 5b, ये हमारा क्या हो जाएगा 6b। ये सब इसलिए याद करना जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल शो, या एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल शो एक्सेप्शंस फ्रॉम ऑपर ऑर्डर। ऑपर रूल से एक्सेप्शन किस ग्रुप के एलिमेंट्स होगा? आंसर 1b के और 6b, इन दो ग्रुप्स के एक्सेप्शन होगा। मेजर नहीं, और भी एक दो एलिमेंट है, अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये अब एक और चीज कि ये एक्सेप्शन केवल ये 5 ही एलिमेंट शो करने वाले हैं, और कहीं दिमाग मत लगा देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है, 17 एटॉमिक नंबर। पी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5 लास्ट में। पी में मैक्सिमम कितने जाते हैं? 6 जाते हैं पक्का। यहाँ कितने? 5। तो अगर यहां भी ये खेल में करूं कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले जाऊं 3s1 3p6, तो ये भी स्टेबल होगी जैसे यहां कर रहे थे, और ये भी रहेगा आधा हुआ है। लेकिन फ्लोटिंग में ऐसा मैंने कभी नहीं कराया, कभी शायद बचपन में 11 12 9 10 में पढ़ा भी नहीं ऐसा। ये क्या चक्कर? नहीं, डी में भी मोलिब्डेनम वाला नहीं कर, सॉरी टंगस्टन वाला नहीं कर। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो S और P है, 3 का S 3 का P, या S और P जो ऑर्बिटल है, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत लार्ज होता है। एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके वहां नहीं जा सकता अपने। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, वहां एनर्जी मिलेगी कहां से? होती वो तो एक्साइटेशन हो जाएगा। अब इधर 4s और 3d, या 5s और 4d, या 6s और 5d, अगर आप ध्यान से देखें, 6वां ऑर्बिट पहले लिखा जबकि 12वां होना चाहिए। यानी इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कैसा होगा? बहुत माइनर सा होगा, बहुत मामूली सा होगा, सीधी सी बात है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर इसलिए जा पाते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी का गैप कैसा होता है? कम होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि ये जो एक्सेप्शन शो कर रहे हैं ये इन्हीं एलिमेंट्स में क्यों होता है? तो आंसर है ड्यू टू स्मॉल
एनर्जी गैप बिटवीन ns ऑर्बिटल, ns समझ गए क्या? मैं तो नहीं समझा। n मतलब लास्ट ऑर्बिट, ये लास्ट ऑर्बिट इसकी 6वीं है और यहाँ 5 लिखा है, ये सेकंड लास्ट, यहाँ लास्ट ऑर्बिट 5वीं है, चौथी सेकंड लास्ट है। तो ns ऑर्बिटल एंड n-1 d ऑर्बिटल, n ऑर्बिटल, n मतलब लास्ट ऑर्बिट होता है। तो इनमें एनर्जी गैप कम है, इसलिए केवल इन्हीं में ये बात हो पाती है, जहां ये बात नहीं हो पा रही वहां एनर्जी गैप कैसा है? ज्यादा है। n का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट, या उसे अल्टीमेट ऑर्बिट भी कहते हैं। n-1 कहीं लिखा मिले, उसका मतलब है सेकंड लास्ट ऑर्बिट। यानी पेनल्टीमेट, और n-2 लिखा मिले तो थर्ड लास्ट, यानी एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। वही थोड़ी अंग्रेजी अच्छी कर, पेपर में एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट के नाम दिया। सक्सेस ऑफ आईटी में एनर्जी का प्रमुख, हाँ तो टंगस्टन को भी तो शो करना है। वहां नहीं होगा। बाइंडिंग एनर्जी का दिक्कत पड़ जाता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ा बहुत हो जाता है। डेंसिटी, टंगस्टन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये तो अपन क्या कर रहे हैं कि किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी इस वजह से हो रही होगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का ऐसा नहीं ऐसा होता। अब ऐसा क्यों होता होगा तो वैसा होता। एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन है, नोबल गैसेस जो 18 है 118 वो भी नोबल गैस है, तो उन्होंने उसको इंक्लूड नहीं करा। कारण मतलब क्वेश्चन बना था कितनी नोबल गैस, तो ऑप्शन 6 सही उन्होंने दिया था, 7 होना चाहिए ना, 118 भी तो नोबल गैस थी। एनसीईआरटी है नहीं, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर किसका? बोर्ड का ना। हाँ, बोर्ड का सैंपल पेपर आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे बना है ना। तो ये एनसीईआरटी अभी चल रही है आज से 20 साल पुरानी, और 118 वाला एलिमेंट जो अभी सेपरेट हुआ शायद 2015 में, ठीक है, मात्र 6 साल पहले, वो इंक्लूडेड नहीं उसमें, इस वजह से आंसर उसके हिसाब से। बट उसमें मेंशन करा है एनसीईआरटी में, ये हाँ ये नोबल गैस है और इसका ये होता है। अच्छी बात है, एनसीईआरटी में ऐड कर दिया उन्होंने, तो अपन 7 ही आंसर सही, ठीक है, हो गया। ऐसी और भी कुछ बारीक बातें हैं। अच्छा, अब क्या होता है कई बार, क्या हम लोग कहानी करते हैं एग्जाम में, गड़बड़ क्या करते हैं, ये डालो, ये सब एक्सेप्शन है। 4 से लेके 8 तक जो पॉइंट लिखे हैं क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ ऑब्बो प्रिंसिपल। इनके अलावा कोई मत लगा दें। अब हम लोग दिमाग कहां चलाते हैं, जो गलती हम एग्जाम में करते हो। ये एम एंड डबल बॉडी का कंफ्यूजन, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि आप Mn3 पॉजिटिव का कंफर्मेशन, 3 पॉजिटिव मतलब क्या होगा? 3d4 हो जाएगा। अब यहां तो इलेक्ट्रॉन है ना। एक और चीज, Fe डबल बॉन्ड का कंक्लूजन लिखते हैं अपन, या डबल बॉन्ड का पहले बताऊं। अगर हम गलत तरीके से लिख दें, गलत तरीका मतलब हम पहले इलेक्ट्रॉन कम कर लें, 24 कर लें, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 कंफर्मेशन बना। अगर हम 3d में जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं गलती से, पहले तो यही गलत है। फिर अब बच्चा क्या कहता है, और ये 3d4 आ रहा, सर ने कहीं पढ़ाया था डी में 4 या 9 हो तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर जंप करा, एनर्जी गैप कम होता है, तो क्या करेगा 4s1
3d5 ये और करे आएगा, मतलब पहली कलर उसमें और बड़ी। ये काम और किसी एलिमेंट में करना ही नहीं, सिर्फ वो 5 नाम याद है, सिर्फ 5 नाम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम और मोलिब्डेनम। उसके अलावा किसी एलिमेंट में दिमाग नहीं लगाना, वरना एनर्जी कहते हैं यहाँ भी कम है 4s और 3d के बीच का, समझ गए ना। सब लोग ऐसा नहीं करेंगे, केवल उन्हीं 5 एलिमेंट में दिमाग। अब एक और चीज सीखनी, मुझे कॉपर सिंगल पॉजिटिव आयन का कंफिगरेशन लिखना, नवा एग्जांपल, कॉपर का एटॉम नंबर 20, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एक कम करके 28। अब अगर आपने वही करा कि पहले 28 करके कंफिगरेशन कर लिया तो गलत है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 पूरा 29 का कंफिगरेशन लिखना पड़ेगा, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, सही है ना। कहां से निकालना इलेक्ट्रॉन, 4s में 3d में, 4s में से, तो उसका कंफिगरेशन 4s1 3d9 हो जाना चाहिए, गलत। एक्चुअली मैंने यही वाला गलत, हाँ सर अभी समझा है कि कॉपर में ऐसा नहीं होता, कॉपर में क्या होता है 4s1 3d10, हाँ। तो कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सिल्वर, गोल्ड, इनमें जब कैटायन भी आए, इनका पॉजिटिव आयन भी आए, तो पहले आप तो न्यूट्रल एटम के लिखना सिखा रहा हूं ना मैं, तो कौन सा वाला लिखोगे, एक्सेप्शन वाला, ये एक्सेप्शन है भाई, पहले एटम बना बाद में आयन बना। अब इसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने तो निकालते रहो जितने भी निकाल, और +1 है, एक इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा 4s में से। अब आप एक चीज देखिए इसमें, बड़े इंटरेस्टिंग चीज, ये पूरा भरा, 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 ये खाली और पूरा भरा। अगर ऑर्बिटल पूरा भरा है तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है नहीं, यानी इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, यानी कॉपर डबल पॉजिटिव आयन कलरलेस होगा, सॉरी सिंगल पॉजिटिव आयन कलरलेस होगा और डायामैग्नेटिक होगा। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कलरलेस होता है और डायामैग्नेटिक होता है। लेकिन अगर कॉपर डबल पॉजिटिव कहीं दिख जाए तो अब क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना तो मजबूरी 3d में से निकालना पड़ेगा, और d में 9 हो गए, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू कैन सी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मेरी मर्जी में किसी में भी अनपेड थोड़ी ऐसे करेंगे, वो आदत ही बिगाड़नी, मेरे को आदत ही खत्म कर दी, हर बार मैं ऐसे ही लिखा ऑर्डर में लिखूंगा नहीं। तो इट इज हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होगा, कलर एंड पैरा मैग्नेटिक। बता सकते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 1.8 के आसपास, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका कलर होता है ब्लू। अब इससे फायदा क्या होगा, रट जाना कि कॉपर सिंगल पॉजिटिव आयन कलरलेस होता है, कॉपर डबल पॉजिटिव आयन कलर। अब पेपर में क्वेश्चन आया, एक कंपाउंड है CuSO4, एक कंपाउंड है Cu2SO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर सल्फेट है, पर इसमें कॉपर पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और इसमें कॉपर पे ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा, नहीं आता तो सीख लेंगे। SO4 पे 2 माइनस का चार्ज होता है, इधर एक ही कॉपर है उस पर 2 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि पूरा तो चीज न्यूट्रल है। यहाँ सल्फेट पे 2 माइनस का, या 2 कॉपर पे मिला के 2 प्लस होना चाहिए, तो एक कॉपर पे क्या हो गया +2। ऑक्सीडेशन नंबर को ऊपर ऐसा रोमन नंबर में लिख सकते हैं, या सिंपल +1 +2 लिख सकते हैं। जब रोमन नंबर में लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, तो उसको स्टोक सिस्टम कहते हैं। साइंटिस्ट स्टोक ने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर को सिंपल इंग्लिश के चार्जेस नंबर लिखिए, ऐसे रोमन नंबर में लिखिए। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, काम आती है, ठीक है। बाकी भी ऑक्सीडेशन निकालना सीखें। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कॉपर डबल पॉजिटिव आयन मौजूद है, और इसके अंदर क्या मौजूद है, कॉपर सिंगल पॉजिटिव आयन। यानी ये ब्लू कलर का होगा कॉपर सल्फेट, और ये वाला नहीं होगा। इसका नाम कॉपर 2 सल्फेट, क्या
कॉपर 2 सल्फेट, ऐसे लिखा जाता है। और इस वाले का नाम कॉपर 1 सल्फेट। वैसे एक और तरीका होता है इसको नाम देने का कि जब एक ही मेटल के 2 आयन होते हैं तो जिस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसके नाम में एक लगाते हैं। तो ये क्यूप्रिक सल्फेट है, और जो कम होता है उसके नाम में अस लगाते हैं। तो नीचे वाला क्यूप्रस सल्फेट, ये नाम देना भी आना चाहिए, क्यूप्रिक और क्यूप्रस। मतलब बिल्कुल बच्चों वाली बात बता रहा हूँ, 9-10 में पढ़ी होंगी जिंदगी में, और हम भूल जाते हैं और फिर एग्जाम में दिक्कत, सब बता रहा हूँ ये चीज हो। अब ये ब्लू कलर का होगा, ये वाला कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो हमें एक चीज क्या याद हो जानी चाहिए कि कॉपर डबल बॉन्ड आयन कहीं भी दिखेगा कलर्ड, कॉपर सिंगल बॉन्ड आयन किसी कंपाउंड में दिखे कलरलेस। ये रट जाना व्हाइट होता है ना, है कॉपर सल्फेट का क्या होता है, व्हाइट। एक्वस सॉल्यूशन में बात चल रही है, सारी बातें कहाँ चल रही हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, बिना पानी के बातें नहीं होती। अब कॉपर के नीचे कौन था, सिल्वर। तो जैसे कॉपर के सिंगल बॉन्ड आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिल्वर के सिंगल बॉन्ड आयन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उसके नीचे कौन था, गोल्ड। गोल्ड के भी सिंगल बॉन्ड आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। क्रोमियम मॉलिब्डेनम में होगा बेटा, तो ये बात डी फुलफिल्ड नहीं है, वहां तो होंगे। क्रोमियम मॉलिब्डेनम के इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन में लास्ट में S1D5 आता है, लिखा रखा है। S में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितने हो गए 6। इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, डी ब्लॉक में तो नहीं हो सकता। F में फिर देखेंगे अपन, F7 होता है तो वहां हो सकता है, पर डी में तो नहीं हो सकता। तो डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रोमियम में और मॉलिब्डेनम। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक में या डी ऑर्बिटल में, उतने स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनते हैं। क्या चीज, मेटल। और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेंगे वो मेटल उतनी ज्यादा डेंस होगी, उतनी ज्यादा मजबूत होगी, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई। तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मॉलिब्डेनम का भी हाई होता है, और उसके नीचे टंगस्टन जो है उसका तो बहुत हाई होता है। और शायद आपको पढ़ा भी हो, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट टंगस्टन है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सब बेसिक बातें काम आती। अच्छा, अब एक और अब एग्जाम में बेटा कभी पूछा गया कौन सी चीज कलर्ड है, कौन सी चीज कलरलेस है, रटना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन लिखना, उससे होगा ये सवाल। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन, उससे होगा सवाल। अरे बस अब एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं जो क्वेश्चन आता है, Which of the following orbital has highest energy? ऑलरेडी इस तरह के रनिंग में बता दिया था मैंने, पर मैं करके दिखा रहा हूं। Which of the following orbital has highest energy? तो एनर्जी मतलब ऑफ ऑर्डर, तो पूरा ऑफ ऑर्डर लिख के देखो साहब कौन बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा है उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, हाईएस्ट। लेकिन इसकी ट्रिक और n+l। मैंने कहा n+l निकाल लिया करो टोटल, जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगा उसकी एनर्जी। इसका n5 है, जो आगे नंबर लिखा होता है वो n,
और एल के लिए एसपीडीएफ, एस का एल 0 होता है, पी का 1 होता है, डी का 2 होता है, एफ का 2 होता है। 2 5 + 2 7 आ रहा है इसका टोटल। इसका 6 + 0 6 आ रहा है, 4 + 1 5 आ रहा है, 2 + 0 2 आ रहा है। हाईएस्ट n + l सम किसका आ रहा है? पहले वाले का, तो उसकी एनर्जी भी कैसी होगी? हाईएस्ट। लोएस्ट किसकी होगी? इनमें से 2s। अब एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा अगर n + l सम बराबर हो जाए फिर क्या करते हैं? जो कम है, जो जिसका n कम है वो उसकी एनर्जी कम है, मतलब वो मैंने यहाँ दिया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल in hydrogen atom has highest energy? ऑप्शंस ए वही है, 5d 6s 4p 2s। मिलता जुलता से क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? तो मतलब बी बॉम्बे है? नहीं। अच्छा 2s कह रहे हो सकता है। अरे बेटा इसमें भी n + l सम निकालो। हाइड्रोजन एटम से क्या मतलब? सबके लिए चलता है ना अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल कोई एक एलिमेंट के लिए थोड़ी है, वो तो इनफाइनाइट तक है। उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 5d। गलत, उसका आंसर 6s। यही क्वेश्चन निपटा देगा बेटा जी, यही आएगा। बच्चे तो n + l याद करके जाएंगे, ऑफ ऑर्डर याद करके जाएंगे। जहां उसने हाइड्रोजन लिख दिया वहां ऑफ रूल लगती नहीं। हाँ, ऑफ रूल मत लगा देना हाइड्रोजन। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें ऑफ ऑर्डर लगती नहीं। यहां पर एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n ओनली इन यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो केवल हाइड्रोजन है नहीं बेटा, He सिंगल पॉजिटिव, Li डबल पॉजिटिव, Be ट्रिपल पॉजिटिव, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन, उनमें फिर n + l पे डिपेंड नहीं करती एनर्जी, केवल किस पे डिपेंड करती है? n पे। फिर l देखना ही नहीं, यानी अब आप केवल n देखो। इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 2 है, हाईएस्ट n इसका आंसर फॉर द यूनी इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि इनमें ऑफ द ऑर्डर ये होता है 1s। 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी थी? 2s। 2s से ज्यादा 2p की। गलत, बराबर। हाइड्रोजन और यूनी इलेक्ट्रॉनिक्स में 2s और 2p की एनर्जी बराबर, यानी हाइड्रोजन और दूसरी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एक ही ऑर्बिट के जो डिफरेंट सब ऑर्बिट्स हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग नहीं होती, इक्वल होती है। ऐसे 3s की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ऑर्बिट नंबर बदल, लेकिन 3s 3p और 3d की एनर्जी बराबर होगी हाइड्रोजन और दूसरी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे 4s 4p 4d और 4f, इन सबकी एनर्जी कैसी होगी? बराबर। हाइड्रोजन और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एनर्जी केवल n पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे l पर डिपेंड करती ही नहीं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, ये हो गया ना?
हाउ मेनी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 12। सी। अब मैंने बोला सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल तो डब्बे जो बनाते बॉक्स, वो ऑर्बिट में बराबर नहीं होते। अब थर्ड ऑर्बिट में क्या प्रॉब्लम है? थर्ड ऑर्बिट में एस भी है, पी भी है, डी भी है। मैंने क्वेश्चन पूछा होता कि 3p में कितने ऑर्बिटल है सेम एनर्जी में? 3p में तो आंसर होता 3। 3d में कितने? आंसर होता 5। 3s में कितने? आंसर होता 1। मतलब आपको सब ऑर्बिट का नाम भी बताना पड़ेगा। सब ऑर्बिट मतलब sp। अब मैंने सब ऑर्बिट का नाम नहीं बताया, बता ही नहीं सकते बेटा कितने सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी वाले, लेकिन हाइड्रोजन में बता सकते, बाकी किसी एलिमेंट में नहीं बता सकते, हाइड्रोजन में बता सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में जो थर्ड ऑर्बिट के सब ऑर्बिट है उनकी एनर्जी भी सेम, यानी 3s के एक बॉक्स की, 3p के 3 बॉक्स की और 3d के 5 बॉक्स की एनर्जी बराबर है। तो 5 और 3 8 और 1 9। तो हाइड्रोजन के मामले में ये हमारा n है, n मतलब ऑर्बिट नंबर। तो हाइड्रोजन के मामले में डीजेनरेट ऑर्बिटल n स्क्वायर, केवल हाइड्रोजन या और अदर यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये ध्यान रखना। तो इसमें अपोजिट यूनिलैक्चर एक्सपेरिमेंट भी चेक किया गया था कि इनकी एनर्जी सेम है या सब। अच्छा वो चेक करें। देखो यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन पे केवल क्या लग रहा है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो, मान लो H माइनस आयन ले लें, हाइड्रोजन माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पर 2 तरह के फोर्स काम करें। न्यूक्लियस उन दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा है? अट्रैक्शन। और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? रिपल्शन। तो ऑर्बिट्स का सब ऑर्बिट में डिवीजन ही तब होता है जब 2 तरह के फोर्स लग रहे हैं, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन। सब ऑर्बिट कंसेप्ट आई तभी थी जब आपके 2 तरह के फोर्स क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। तो वो यहाँ पर है नहीं, केवल एक ही तरह का फोर्स काम करेगा, यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसलिए वहां सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है? सब ऑर्बिटल्स। अब एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं मैं। कन्फिगरेशन लिख रहा हूं आपका कार्बन 1s2 2s2 2p2 एटॉमिक नंबर 6। फिर मैंने कार्बन का एक और कन्फिगरेशन लिखा 1s2 2s1 2p3। एक इलेक्ट्रॉन इधर कर, कौन सा वाला सही? पहला वाला है दूसरा वाला? पहला वाला सही, दूसरा वाला भी सही, बोथ आर करेक्ट। सर पिछले आधे घंटे से जो पढ़ा रहे थे फिर वही पलट गए आप, बहुत बड़ी बात। अपनी बात गलत करने में दोनों सही हैं। ये इसका ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन और ये इसका एक्साइटेड स्टेट में कन्फिगरेशन। तो अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था मैं ग्राउंड स्टेट के कन्वर्जन पढ़ा रहा था, तो ग्राउंड स्टेट के कन्वर्जन तो ऑब्बो रूल को फॉलो करना चाहिए, हुन रूल को फॉलो करना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के आगे ले गए, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोले हुए थे शब्द, मैं तो कहते थे मॉलिब्डेनम में क्यों नहीं कर रहे, क्रोमियम में किया आपने, सॉरी टंगस्टन में क्यों नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन आगे, या मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिखा था, मैंने क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं ले जा रहा है क्योंकि एनर्जी गैप कैसा है? ज्यादा। तो अगर एनर्जी गैप ज्यादा हो फिर इलेक्ट्रॉन को आप उधर ले जा रहे हो तो ऑब्बो रूल गलत नहीं हो रहा, ऑब्बो रूल गलत हो रहा है कि, लेकिन वो अपन ऐसा कह सकते हैं कि अभी ग्राउंड स्टेट का कंफ्यूजन नहीं है, एक्साइटेड स्टेट का कंफ्यूजन, यानी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से एनर्जी मिल गई और आगे जंप करे। स्पेक्ट्रम में पढ़ाया था ना, एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, वो वाला काम समझ गए बात?
ये जो है ये इसकी कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड 2p में चला गया। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन 3s में चला जाए, 2s से जंप करके कहां चला गया 3s में, तो ये भी एक्साइटेड स्टेट है, पर नाउ इट विल बी नेम्ड एज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब अपने से अगली एनर्जी वाले में गया तो फर्स्ट एक्साइटेड, उससे अगली वाले में गया तो सेकंड एक्साइटेड। अच्छा चलो एक बताओ, ये 2p में गया इलेक्ट्रॉन, ये 2p का कन्फिगरेशन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख दिया मैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ 2p में जाने वाला है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, तो मैं नया इलेक्ट्रॉन रेड कलर से बनाने वाला हूं। तो मैं नया इलेक्ट्रॉन यहां जाना जरूरी है, लास्ट वाले में इधर ही जाना जरूरी है कि किसी में भी जा सकता है? अगेन किसी में भी जा सकता है। 2p के इसमें भी रख सकता हूँ, इसमें भी रख सकता हूँ, इसमें रख सकता हूँ। सर खाली तो ये था, तो हमने लिख दिया, मैं इसको इधर लिख लेता तो क्या करता? ये जो मैंने लिखा ये सत्य थोड़ी है, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज, दोनों फर्स्ट सेकंड में, सेकंड थर्ड में, फर्स्ट थर्ड। मैंने एक ही पॉसिबिलिटी कम लिखा है समय बचाने के लिए, पर तीनों पॉसिबिलिटी संभव है। अब इलेक्ट्रॉन 2p में गया तो किसी में भी जा सकता। अब यहाँ 2p में नहीं गया, आगे क्या गया 3s में। 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा होती है, तो इसने एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ी, यानी सेकंड एक्साइटेड। और जो अपनी जहां होना चाहिए वही है, तो क्या कहलाती है ग्राउंड स्टेट। अब ये खेल देखो हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 2s में कुछ नहीं है, तो ये हमारा क्या है ग्राउंड स्टेट। अब सुनिए 1s में से इलेक्ट्रॉन चला जाए 2s में, आगे जंप करेगा, अब 1s हो जाएगी 0। अरे भैया इलेक्ट्रॉन एक ही है, वो आगे चला, तो इसको अब क्या बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर और आगे चला गया 2p में चला गया, 2s के बाद 2p होती है ना, अब वो क्या कहलाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये अभी भी फर्स्ट कहलाएगी। हाइड्रोजन के मामले में लफड़ा है, मैंने कहा क्या सेकंड एक्साइड कब चलेगी जब अगली एनर्जी वाले में जाए, पर मुझे पता है हाइड्रोजन के मामले में 2s 2p की एनर्जी तो बराबर होती है, वो एनर्जी कहां बढ़ी? तो इलेक्ट्रॉन चाहे 2s में जाए चाहे 2p में जाए, उसकी एनर्जी उतनी है, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही बोलो। इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब कहलाएगी हाइड्रोजन की? जब इलेक्ट्रॉन ना 2s में जाए ना 2p में जाए, 3s में जाए या 3p में जाए या 3d में जाए, इन तीनों में से किसी में भी चला जाए, तो फिर वो मेरी क्या कहलाएगी इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यानी मेरा कहने का आपसे मतलब ये है कि हाइड्रोजन के मामले में सब ऑर्बिट बदलने से एनर्जी नहीं बदलती, एक्साइटेड स्टेट नहीं बदलती। ऑर्बिट बदलने से एनर्जी बदलती है, एक्साइटेड स्टेट बदलती। तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में गया, तो चाहे 2 के s में जाए चाहे 2 के p में जाए, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही कहलाएगी। सेकंड एक्साइटेड कब कहलाएगी? जब इलेक्ट्रॉन 3 में जाए। अब वो 3 के s में जाए या 3 के p में जाए या 3 के d में। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ लूं, हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल? नो, तीनों के बराबर। अभी क्वेश्चन कराया नहीं था, 5 और 3 8 और 1 9। हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड में 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब ये क्वेश्चन कार्बन में पूछूं, कार्बन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल? आंसर है 1। कार्बन की सेकंड एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन 3s में और s में एक ही ऑर्बिटल, और यहाँ 3s 3p की एनर्जी सेम नहीं है। हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन 3s में है, यहां भी सेकंड में 3s में है, देखिए ऐसे है ना, लेकिन यहां इसकी डिजेनरेसी 1 है,
वहां डिजेनरेसी नहीं। याद रहेगा भाई सर, बहुत अच्छी बात। ये कुछ एग्जांपल्स लिखिए फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। नहीं दिक्कत है क्या? तो दिक्कत तो नहीं? अरे वो टंगस्टन वाला दिमाग से क्या जाएगा वो तो याद करना है। देखो एक्सेप्शन नहीं, अब आपने बोला जैसे उसमें एक्सेप्शन वो दिखाता नहीं है, एक्सेप्शन दिखा रहा था उसमें 5-6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो टंगस्टन दिखा रहा है रेडियस कम हो जाती है, 2d एंड ब्लॉक पड़ चुका है, नोटंकी मत कर। ऊपर से यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा तुम्हारे टंगस्टन में, मॉलिब्डेनम में तो नहीं लगेगा, तो रेडियस कम हो जाएगी, वो फैक्टर नहीं करेगी। एक ही फैक्टर पे क्यों चल रहा है, दूसरा दिमाग में लगाओगे। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाता है, रेडियस कम हो गई, एटम पास आ गया, पैकिंग बेटर हो गई। आ रहा भैया हम चर्चा कर रहे हैं कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं स्टेबल। कॉन्फ़िगरेशन में भी गड़बड़ हो गई थी 2-3 जगह उस चक्कर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है क्यों होते हैं भाई स्टेबल, ये भी तो रीजन पूछ सकते हैं, स्टेबिलिटी क्यों होती है हाफ फील्ड फुल में, ऐसे क्या उसके अंदर हीरे मोती लगेंगे स्टेबल हो गए हाफ फील्ड या फुल फील्ड में। इसका क्वेश्चन अपन को पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। रीजंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के रीजंस, उसके 2 रीजन। पहला है सिमेट्री। भाई हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइडेड होते हैं ना, सब में 1-1 या सब में 2-2, तो सिमेट्री होती है, बराबर बंटवारा, उस सिमेट्री से तो स्टेबिलिटी आती है दुनिया में हर जगह। दूसरा रीजन, ये दूसरा रीजन ज्यादा एग्जाम में दिमाग में रखना पड़ता है, क्या? एक्सचेंज एनर्जी। ये दूसरा है। अब ये क्या, जैसे ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुल फील्ड ऑर्बिटल की बात बाद में करेंगे, पहले सिंपल की बात करें। मान लीजिए डी ऑर्बिट, डी ब्लॉक, डी और आपका सब ऑर्बिटल, उसमें 5 ऑर्बिटल, D3 कन्फिगरेशन की मैं बात कर, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भर दें, 1 2 3, सब इन ऑर्डर में भर दें। इन तीनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल है, अलग इक्वल है, 5 डब्बों की एनर्जी सेम है यार। अच्छा, इन तीनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम डायरेक्शन में कि अलग अलग? सेम डायरेक्शन। ओके, अगर मैं इनके कलर चेंज कर दूं, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कर सकते काला वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, हरा वाला पीछे चला जाए, हो सकता है, वो तो एनर्जी भी सेम है, स्पिन भी सेम। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते काला वाला इधर आ जाए, हरा वाला जहां था वहीं रहे, अरे लाल वाला पीछे चला जाए। ये हो क्या रहा है, इस काले इलेक्ट्रॉन ने पहले हरे वाले के साथ जगह एक्सचेंज करी, तो ये बन गया, फिर इस काले वाले इलेक्ट्रॉन ने लाल वाले के साथ जगह एक्सचेंज करी, तो लाल पीछे चला गया, काला उसकी जगह। ये एक्सचेंज क्यों कर पा रहे, क्योंकि इनकी एनर्जी भी सेम है, स्पिन का डायरेक्शन भी सेम। तो इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी वाले एक डिजेनरेट ऑर्बिटल से दूसरे में जाना कहलाता है एक्सचेंज। अब ये काला वाला इन दोनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है,
हरा वाला सिर्फ लाल वाले के साथ एक्सचेंज कर पाएगा, अपने से अगले वाले के साथ एक्सचेंज करना है, पीछे नहीं करना, या फिर सारे पीछे चला, लाल वाला हरे और काले से कर सकता है, हरा वाला काले से, जो भी। तो यहां पे आपके टोटल एक्सचेंज कितने हो सकते हैं? तो टोटल एक्सचेंज करें 2 + 1 यानी 3 आ, ये 2 कर सकता है, ये 1 कर सकता है, टोटल 3। भाई हाफ फील्ड था नहीं, अब D3 हाफ फील्ड कहां से हो गया? नहीं अब मान लो D5 है, D5 पे हाफ फील्ड, अब मैं कलर नहीं बदल रहा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज कर सकता है, मेरे आगे जितने इलेक्ट्रॉन होते, ये वाला 4 एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला 3 2 1 0। तो यहाँ टोटल एक्सचेंज कितने आएंगे? 4 + 3 + 2 + 1 + कितना आएगा? 10 एक्सचेंज, हाफ फील्ड पे 10, और हाफ फील्ड नहीं था तो 3, ज्यादा एक्सचेंज कब हुआ? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड एंड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस are maximum in half filled and full filled orbitals. इनमें number of exchanges highest, hence loss of energy in the form of exchange energy is highest, therefore more stable। अब ये क्या लफड़ा है? मैंने आपको कई बार बोला सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम उतनी ज्यादा स्टेबल होगा, सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है? एक्सचेंज एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जाते हैं तो बेटा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में भी थोड़ी एनर्जी का लॉस तो होगी ना भाई। भले ही दोनों कमरे एक जैसे, हमारे घर में 2 कमरे, दोनों बिल्कुल एक जैसे, सबका कलर बस सेम है, सब में एक एक फ्रिज रखा है, सब में एक एक टीवी लगा है, इक्वल है। इधर से उधर जाने में अपना एनर्जी का लॉस थोड़ा तो होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है एक ऑर्बिटल से दूसरे में, तो थोड़ा सा उसका एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। इस बाहर निकलने वाले एनर्जी का नाम है एक्सचेंज एनर्जी। अब जितना ज्यादा आना जाना करेगा, जितना ज्यादा एक्सचेंज करेगा, उसका एनर्जी का लॉस उतना ही ज्यादा होगा, तो खुद की एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। और लो एनर्जी इक्वल टू हाई स्टेबिलिटी, तो रोज एक बार बोलता हूं, लो एनर्जी इक्वल टू हाई स्टेबिलिटी। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुल फिल्ड ऑर्बिटल में नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। उससे एटम की एनर्जी कैसी हो जाती है? कम, और एटम की एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये रीजन है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल ज्यादा क्यों।
अच्छा, हमारा ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो हम काफी देर से बोल रहे हैं, तो ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के आसपास की वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। बोर कहता था इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ पे घूमता है, सोमरफेल्ड कहता था फिक्स पाथ पे घूमता है, पर श्रोडिंगर का मॉडल ऐसा नहीं। श्रोडिंगर का वेव मैकेनिकल मॉडल के पॉइंट्स लिख लिए ना अपन। यस सर। वेव इक्वेशन लिखी थी, d² से अपॉन dx² वाली, है? श्रोडिंगर का मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा समझ लो जैसे इस कमरे में एक चिड़िया उड़ रही या मक्खी उड़ रही। हाइजेनबर्ग का मॉडल भी ये, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मक्खी के उड़ने को कोई पाथ फिक्स होगा क्या? नो। हाँ, लेकिन आप जगह बता सकते, तो मक्खी आपको इस कमरे के अंदर नहीं, उस कमरे के अंदर नहीं, दरवाजा बंद होना चाहिए। मुझे पता कोई बोलेगा, मैंने पहले ही पूछा, खराबाती लोग हैं ऐसा नहीं। तो ये जो कमरा है जहां उस मक्खी के मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो उस कमरे को बोलेंगे ऑर्बिटल। इसमें कहीं भी हो सकता है, कोई पाथवाद का चक्कर नहीं, कभी यहां हो सकता है, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कहीं भी हो सकता है। ये ऑर्बिटल की कंसेप्ट होती है। अच्छा, इस कमरे में तो नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगी मक्खी इस कमरे में? अरे इस कमरे में मिलेगी, ये ऑर्बिटल है मेरा। तो इलेक्ट्रॉन जहां मिलेगा वो ऑर्बिटल, बगल के कमरे में मिलेगा नहीं। तो बगल का कमरा मेरे लिए कहलाएगा नोड। हाँ, न्यूक्लियस के आसपास जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है वो ऑर्बिटल, और जहां नहीं मिलता उसको नोड नाम दिया। ऑर्बिटल तो बहुत सुना है, पर नोड भी सुनना पड़ेगा, तो अपन उसकी बात करते हैं। The space around the nucleus where possibility of finding an electron is 0. जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी कैसी हो? 0, उसे हम नोड कहते हैं। कुछ ही नोड is called node। ये दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। नंबर ए, स्फेरिकल नोड, या जिनको रेडियल नोड भी कहते हैं। स्फेरिकल नोड या रेडियल, इनकी गिनती n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1। n समझ गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 मतलब। दूसरे होते हैं नॉन स्फेरिकल।
या उन्हें हम एजीमुथल या उन्हें हम एंगुलर नोड कहते हैं, या इनको हम नोडल प्लेन भी कह सकते हैं। ये प्लेन नहीं होते पहले वाले, रेडियल नोड स्फेरिकल होते, स्फेरिकल स्फीयर प्लेन थोड़ी होता, चपटा थोड़ी होता है, ये प्लेन है। इनकी वैल्यू L के बराबर, सिर्फ L। तो आप किसी के टोटल नोड कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो L से L कट जाएगा, n-1 बचेंगे टोटल में। ये चीजें अभी वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने में काम आएंगी, इसलिए पढ़ाने में तभी समझ में आएंगे। अब ये कहानी है क्या? एक्चुअली एटम दिखते हैं जो हम एक्सरे से, तो ऐसा दिखता है। ये सेंटर में न्यूक्लियस, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये बादल जैसे, कोई ऑर्बिट वॉर्बिट नहीं होता। ये आपको सर्कल दिख रहा है बेटा, सर्कल नहीं है, इमेजिन करो स्फीयर है, काला वाला भी गोला है और उसके आसपास एक और गोला है, समझ गए? फ्रूट सोच रहा हूं, आड़ू खाया कभी? आड़ू कैसे कैसे फ्रूट बता रहे थे। अच्छा चलो, आम खाया? आम की गुठली मतलब उसका न्यूक्लियस। बस थोड़ा शेप स्फेरिकल है इसलिए आम लेने से बच रहा था मैं। मान लो स्फेरिकल आम है, स्फेरिकल आम आ गया भैया, कोई जेनेटिक चेंज करके फसल में अपने स्फेरिकल आम बना, तो उसकी जो गुठली है वो क्या है? न्यूक्लियस। और आसपास जो आम का पल्प है जिसे हम खाते हैं वो हमारा ऑर्बिटल है। स्वाद आने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है? पल्प में ना, गुठली में थोड़ी स्वाद है। खट्टा भी बेटा स्वाद ही होता है, एक प्रकार का स्वाद होता है वो। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, ये सब स्वाद के ही नाम है। मैंने अच्छा स्वाद कब बोला? और देखो कुछ लोगों को तो खट्टे अच्छा लगता है, जिंदगी का मजे खट्टे। पानी की टिक्की बाहर ठेले पे जाके पीते रहते हम लोग, कोरोना चल रहा है तो भी नहीं मानते। मैं निकलता हूँ देखता हूँ हर चाट की दुकान पे हर पानी के टिक्की के ठेले पे लगी है। अब वो उसमें HCl मिला के पिला रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खट्टा करने के लिए मिला देते हैं जो सस्ता बेचते हैं। टार्ट्रिक एसिड नहीं मिला, टार्ट्रिक एसिड मतलब इमली का जो रस होता है वो टार्ट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू का रस, उसका एक्सट्रैक्ट, वो नहीं मिलाते। HCl सस्ता पड़ता है हाइड्रोक्लोरिक, और दुनिया के सारे एसिड खट्टे होते हैं। नींबू डालने पड़ेंगे 10, HCl के 2 बूंद से काम हो जाएगा। 10 नींबू आएंगे महंगे, HCl के 2 बूंद तो पूरी बोतल चलेगी आपके 3 महीने तक, 4 महीने। टॉयलेट क्लीनर आता है ना वो HCl, उसकी बात है। टॉयलेट साफ करने का काम में आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोग जाते हैं, थोड़ा कम खट्टा लग रहा है भैया, कर लो 2 बूंद और लो HCl, लो और खट्टा। ऐसे स्थानों से बचना नहीं, खाइए पानी की टिक्की थोड़ा अच्छी जगह। हम क्या करें, 2 रुपए की 10 कौन दे रहा है वो, ऐसे लोगों से बचना, ठीक है? स्वास्थ्य भी। तो ये हमारा ऑर्बिटर, ये कौन सा ऑर्बिटर? ये 1s है। कौन सा ऑर्बिटल है ये? 1s। ये 1s ऑर्बिटल।
अब 2s कहां होगा? तो जब एटम का एक्सरे देखा जाता है तो 1s है, ये डार्क है, बहुत डार्क है, ये भी डार्क है, इसके आगे का एरिया लाइट होता है, इसके ऊपर एक और स्फीयर, मतलब समझ लो आम का जो छिलका है वो लाइट है, मतलब वहां पे कुछ नहीं, छिलके में स्वाद थोड़ी होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके ऊपर फिर से एक लेयर चढ़ी हुई है पल्प की, आम की पल्प, छिलका फिर हाँ वेरी गुड, सही पकड़े हैं। ये एटम का, अब ये जो है ये रेड कलर का जो था ये 1s ऑर्बिटल था, अब ये ब्लू कलर का जो है ये 2s ऑर्बिटल, दोनों स्फीयर, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर फिर से गोला, पंच का बोला ये कौन बोला? लेकिन इन दो गोलों के बीच में स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, इमेजिन करिए स्फीयर, उसके अंदर स्फीयर, इनके बीच में जो खाली स्पेस है ये नोड है, स्फेरिकल नोड, दिस इज योर स्फेरिकल। दिस इज योर स्फेरिकल, ये जो खाली है यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0, यहां नहीं मिलेगा। अब जरा अपन पी पे जाए, ये न्यूक्लियस, अब पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा थोड़ी होता है, स्फेरिकल थोड़ी होता है। पी ऑर्बिटल कैसा सीखा था अपन? डम्ब बैग, ये रहा डम्ब बैग, QMM यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अपन धीरे धीरे उस पर पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए ये सब डायग्राम, ये सारी पिक्चरें क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए इन सब पे मैं जा रहा हूं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? इस जगह पे। कहां नहीं मिलेंगे? इसमें नहीं, यहां नहीं मिलेंगे, ये ऐसे में नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे में मैं कोई एक कॉपी यहां लगा दूं ऐसे, तो इस पूरे प्लेन में मतलब आर पार निकाल दूं बोर्ड के, आधी कॉपी इस तरफ आधी इस तरफ, तो इस पूरे प्लेन में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। क्या बोला? प्लेन बोला, प्लेन बोला। अब ये चपटा, ये अब स्फीयर नहीं, इसको क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन या नॉन स्फेरिकल। स्फेरिकल, दो तरह के नोड बताए थे। स्फेरिकल, एस में नहीं हो सकता ऐसे, एस में क्यों नहीं हो सकता? वो खुद ही स्फेरिकल है, लेकिन पी में हो सकता है। ये जो प्लेन बनेगा यहां पे, इस प्लेन में हमारे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी कैसी है? 0। मान लो ये एक्स एक्सिस पर है, तो जो वाई जेड वाला है प्लेन, कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन, उसमें मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं। वाई जेड प्लेन में मिलेंगे, एक्स पे तो मिलेंगे, एक्स जेड पे मिलेंगे, एक्स वाई पे मिलेंगे, एक्स से तो गुजरेंगे ना मेरा, एक्स जेड का भी कुछ हिस्सा एक्स पे आएगा, एक्स वाई का भी कुछ हिस्सा एक्स पे आएगा। कौन से प्लेन का बिल्कुल नहीं आएगा? वाई जेड का। तो वाई जेड प्लेन में मुझे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अगर ये 2p है, अगर मैं 2p के लिए बताऊं, तो इसमें एक नोडल प्लेन है, यानी एक नॉन स्फेरिकल नोड है। एक ही बात है, नॉन स्फेरिकल नोड एक है। अरे बात है समझ में, यही आगे पढ़ने हम लोग QMM में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इन्हीं को समझना है, धीरे धीरे समझा रहा हूं चीजें। यहां नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो पूरा प्लेन हमारा खाली पड़ा, तो ये नोडल प्लेन। अब इनकी काउंटिंग कैसे करें? या तो से डायग्राम बना बना के करो, पर अपन ने एक फार्मूला बता दिया। अब जैसे देखिए, स्फेरिकल नोड फॉर 1s, मैं 1s के लिए स्फेरिकल नोड निकालना चाहता हूं। ये मैं ऐसे इतना लंबा छोड़ा दिखा, मैं 1s ऑर्बिटल को स्टडी कर, तो 1s ऑर्बिटल में
सबसे पहले मैं स्फेरिकल नोड निकालता हूं कितने, तो फार्मूला क्या था, n माइनस l माइनस 1। 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, ऑर्बिट नंबर 1 है, n ये होता है बेटा, ये लिखा होगा n 1 है, 0 l कितना है 0, कैसे पता पड़ेगा, s का l 0 होता है, ये तो रटने पड़ेंगे भाई, p का 1 होता है, तो 1 माइनस 0 माइनस 1, ये तो नंबर वाला 1 है, टोटल कितना आएगा 0, यानी ये जो लाल वाला है, लाल वाला ये 1s है मेरा, इसके लिए स्फेरिकल नोड 0, मतलब इसके और न्यूक्लियस के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। देखो डायग्राम देखो कहां गैप बना, डायग्राम दिमाग में रखना, नहीं तो बना लेना कागज, ठीक है ना, इसमें कोई गैप नहीं, जरूरत पड़ेगी इसमें। अब मैं इसमें नॉन स्फेरिकल नोड निकालता हूं। अच्छा, स्फेरिकल नोड को रेडियल नोड भी कहते हैं, क्योंकि रेडियस होती है स्फीयर में बेटा, प्लेन में थोड़ी रेडियस होती है, तो इसलिए नॉन स्फेरिकल वाले को रेडियल नोड। अब मैं नॉन स्फेरिकल की बात, नॉन स्फेरिकल का फॉर्मूला क्या था, एल, केवल एल, और मेरे 1s के लिए s ऑर्बिटल का l 0 होता है। ओए, ना इसमें स्फेरिकल नोड दिख रहा है ना नॉन स्फेरिकल, यानी इसमें एक भी नोड नहीं है। हाँ तो ना, बिल्कुल सही, डायग्राम भी बोलता है, ये न्यूक्लियस से सीधे चिपका है, इसके अंदर कोई नोड नहीं, इसके अंदर कोई खाली जगह नहीं न्यूक्लियस और इसके बीच। लेकिन अगर ये खेल में 2s के लिए खेलना चाहता, तो 2s के लिए जब मैं स्फेरिकल नोड निकालने जाऊं तो फार्मूला है n माइनस l माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 माइनस 1। मैं डायरेक्ट कर सकता हूं क्या, इसका n 2 है, l 1 है, माइनस 1 0 हो गए। मतलब तुम यार कमाल करते हो, मतलब देख रहे हैं बेवकूफों की तरह, मैं l 1 लिख रहा हूं, 0 तो बोलने का नहीं बनता क्या, सर जो लिख रहे हैं सही होगा। s का तो 0 होगा ना, 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना बचा 1, यानी इसके अंदर 2s के अंदर एक स्फेरिकल नोड मिलना चाहिए। देखो एक दिख रहा है, इसके अंदर एक स्फेरिकल नोड दिख रहा है। अब 1s और 2s के बीच में कहीं पर p होता है क्या, नहीं होता, p तो 2 के बाद शुरू होता है, यानी 1s और 2s के बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलने वाली जो नॉन स्फेरिकल। नॉन स्फेरिकल तो p में मिलती है, या d में मिलती है, f में मिलती है, s में नहीं मिल सकती, तो इसका नॉन स्फेरिकल नोड 0 आना चाहिए, आएगा। नॉन स्फेरिकल नोड किसके बराबर होता है, केवल l के, और इसका l क्या है 0 है, क्योंकि s है, तो नॉन स्फेरिकल नोड 0 होना चाहिए। बोले नॉन स्फेरिकल नोड 0, डायग्राम से दिख रहा है, वैसे दिख रहा है। डायग्राम कहां तक बनाओ, फार्मूले से, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। सर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना नॉन स्फेरिकल नोड, क्योंकि वो स्फीयर है, वो उसमें प्लेन कहाँ से मिल जाएगा। क्या गलत बोल दिया, मैंने बोला गलत बोल दिया, सही बात है, एस में नहीं है, पी में तो मिलेगा ना, हाँ पी में तो मिलेगा। एक चीज और दिखाता है, अच्छी चीज, तो भैया अभी फिजिक्स की क्लास नहीं लगेगी है ना, जो बोर्ड क्लास शाम को लेंगे 4:30 बजे वही ले लेंगे क्या? जी सर, चल जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स की 3rd क्लास है ना, बाकी लोग घर जा सकते हैं, दिक्कत वाली बात। सर फिजिक्स की नहीं लगेगी, है फिजिक्स की क्लास नहीं लगेगी। हाँ वही अभी स्टाफ बताने तो कुछ प्रॉब्लम है, शायद से क्लास नहीं दिखा रहा अभी, तो मैं उसकी जगह बोर्ड क्लास ले लेता हूँ, शाम को 4:30 बजे दोबारा आने से बच जाएंगे, रुकने से बच जाएंगे, काम हो जाएगा। सर बैकअप है सब, हाँ वो मैं लगाता हूँ, सारे मैंने सब लगाऊंगा, चिंता नहीं, इसी वीक में लगाऊंगा। सर हमारी मतलब, हाँ तुम लोग नहीं लगाने का, तुम लोगों को जरूरत भी नहीं है ना शुरू से पढ़ो। नहीं बोर्ड की नहीं जो चल रही है ये वाली हाँ। क्यों, फिजिक्स की एक भी नहीं लग रही,
अब थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, वो हुआ नहीं, करा नहीं है इंग्लिश वगैरह में। फिजिक्स की एक भी नहीं लग रही मतलब। अच्छा 11th के चैप्टर्स की लग रही है, तो 11th के चैप्टर तुम लोगों को नहीं पढ़ने क्या? नहीं, पता नहीं, सब लोग ऐसे नहीं, तुम हो गए, बाकी लोग तो ऐसे। सब गए, कोई भी नहीं आ रहा है 12th वाले। कोई भी नहीं आ रहा ऑनलाइन में। ऑनलाइन तो है, पहले बताया करो ऐसे, बोर्ड एग्जाम की भयंकर चिंता है तुमको। वैसे नहीं सर, ये हटा दूं? सर कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक लेंगे। हाँ ये कुछ नहीं था तो आप चलिए और D2 को फिर आगे स्टेबल है, D2 है। D2 ज्यादा स्टेबल होता है। नहीं, अब एक क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी nodal planes are present in following orbitals? मैं एक ही क्वेश्चन में कई करा देता हूं। 2s 3s 2p 3p 3d। अच्छा एक और चीज है, p में 3 ऑर्बिटल होती है, px py और pz, उसमें भी बातें बना सकते। 3d z स्क्वायर 3d xy ऐसा करके भी बोल सकते। 0 p में px py p। अब देखो मैंने नोड पूछे कि नोडल प्लेन पूछा? नोडल प्लेन। अच्छा नोड पूछते मतलब टोटल नोड पूछ रहा है। स्फेरिकल नोड बोलते हैं तो केवल स्फेरिकल नोड पूछ रहा है, रेडियल वाला। नोडल प्लेन मतलब क्या पूछ रहा है? नॉन स्फेरिकल। जो लैंग्वेज समझ नहीं आती, पेपर में केवल क्या लिखो? नोड, टोटल नोड मतलब टोटल। पेपर में लिखो स्फेरिकल नोड मतलब केवल रेडियल वाला। नॉन स्फेरिकल नोड लिखना है या फिर नोडल प्लेन लिखा है। नोडल प्लेन मतलब नॉन स्फेरिकल वाली। ये केवल किस पर डिपेंड करता है? एल पर। तो 0 0। अब 2 का ऐसे हो जाए, 3 का ऐसे हो जाए, 4 का ऐसे हो जाए, 5 का ऐसे। P का L 1 होता है, P का L 1 होता है, D का L 2 होता है, D का L 2 होता है, D का 2 होता है। अब D में दो नोडल प्लेन कैसे? DXY की बात की जाए तो DXY ऐसे में होता है 45 डिग्री के एंगल। तो ये पूरा ये वाला प्लेन और पूरा ये वाला प्लेन, ये दोनों प्लेन कैसे हैं? नोडल प्लेन है। ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन जो है, ये बोर्ड मेरे एक्स वाई प्लेन में, तो बोर्ड के प्लेन में तो मुझे ऑर्बिटल मिलेंगे, लेकिन ऐसे जाऊंगा जब मैं वाई जेड प्लेन में तो नहीं मिलेंगे और एक्स जेड प्लेन में नहीं मिलेंगे। तो इसमें दो नोडल प्लेन होंगे, वाई जेड और एक्स जेड या जेड एक्स। जो एक्स वाई नाम लिखा है वो छोड़ दो, बाकी दो नोडल प्लेन। इसमें कितने होंगे? इसमें भी 2। आंसर इसमें 0। 3D जेड स्क्वायर स्पेशल केस होता है, नालायक और शक्ल भूल गए इसकी। 3D जेड स्क्वायर ये होता है, आगे रिंग बनी होती है। रिंग तो सारे प्लेन में फैली है, तो उसमें तो कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां इलेक्ट्रॉन न मिले, सब जगह मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो एस जैसा हो गया। तो डी जेड स्क्वायर स्पेशल केस है, याद रखना। इसके नोडल प्लेन कितने होते हैं? 0 होते हैं। इसके नोडल प्लेन 0 होते हैं। बाकी वाले डी जो हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन सब में दो दो नोडल प्लेन। हाँ सही पकड़े। एफ जेड क्यूबिक में नोडल प्लेन कैसे होंगे? 0। इसीलिए तो उनको क्वांटम नंबर m 0 दिया गया। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो अब 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद फिर शुरू करते हैं क्लास। 10 मिनट बाद शुरू कर लेंगे। बोर्ड क्लास रहेगी। बायोमोलिक्यूल में थोड़ा सा काम बचा था कार्बोहाइड्रेट का, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ग्रुप में भी डाल देता हूँ, तो जो लोग 4:30 के लिए बैठे हो, अभी सो रहे हो, वो लोग आ जाए। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ आए नहीं वो? अरे आ जाएंगे, आ जाएंगे। बड़ी समस्या है। ठीक है सर। अभी लॉग आउट कर रहे हैं,
फिर से 10 मिनट बाद लिंक बना के डाल रहा हूँ, है ना। शाम वाला लिंक अभी डालेंगे। यस सर। Recording